और चैप्टर 11 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कल रूथ हॉक की एंट्री देखी थी कि रूथ हॉक अब जो है वो हैंक पी के ऑफिस में एज ए सेक्रेटरी आ गई है। इंटरव्यू दिया और $25 पर वीक पे वो आ गई है। और वो बिल डब्ल्यू से भी मिल ली है। और उसको दोनों लोग, हैंक पी और बिल डब्ल्यू दोनों, पसंद भी आए, अच्छे भी लगे हैं। उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी रूथ हॉक ने बताया कि उसको कैसी लगी हैंक पी की पर्सनालिटी, और बिल डब्ल्यू किस तरीके से लगे उसको। और फिर उसने कुछ अजीब सी चीजें देखी ऑफिस में कि कभी तो वो ड्रंक को लेके मिजरेबल वाइफ इस तरह की बातें करके हंस रहे हैं जोर जोर से। और कभी उसने अचानक एक दिन देखा कि वो हैंक पी के कमरे में, उसके ऑफिस में, घुटने के बल 3 लोग बैठे हुए और प्रेयर कर रहे हैं। तो ये चीजें उसने देखी, और ये उसको अभी इनिशियल स्टेज थी तो उसको इतना पता नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसको ये तो लग रहा था कि कुछ खास चीज तो है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूथ हॉक का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी उसकी, कहाँ से आई थी, कौन थी। पेज 192, फर्स्ट पैरा। Ruth was a native of New York and had grown up in thrifty German family. न्यू यॉर्क जगह से वो आई थी। और थ्रिफ्टी जर्नल जर्मन फैमिली। थ्रिफ्टी दो तरीके से कहते हैं हम, एक तो संपन्न को भी कहते हैं, और एक हम थोड़ा कहते हैं कि जो कम खर्चीले होते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे हम ले सकते हैं उस चीज को, कि संपन्न परिवार भी कह सकते हैं और फिजूल खर्ची ना करने वाला परिवार भी कह सकते हैं। She attended German-speaking church and lived in an ethnic section of the city. So basically, जर्मन स्पीकिंग चर्च, जर्मन भाषा में जहाँ बात होती थी उस चर्च में वो जाती थी। एंड लिव्ड इन एन एथनिक सेक्शन ऑफ द सिटी, यानी जहाँ पे एक खास तरीके के, खास आप कह सकते हैं मत के लोग रहते थे। तो शायद ये जर्मनी की वजह से है, ये राजेश जी प्रकाश डालेंगे। तो एथनिक सेक्शन ऑफ द सिटी वहां पे रहती थी जहाँ एक मत के या एक जगह के लोग रहते थे। Bill and Hank began calling her Dutch, and also sometimes the Duchess, as she presided over the office. ये बढ़िया बात है कि पहले तो उसे डच के नाम से बुलाते थे। डच जर्मनी वालों को भी कहते हैं और हॉलैंड वालों को भी कहते हैं। सो उसको डच बुलाते थे, और समटाइम्स द डचेस। अब डचेस एक पदवी होती है जो इंग्लैंड में भी दी जाती है और जगह भी दी जाती है, जो एक खास एरिया में, एक खास एरिया के शासक और जो उनकी पत्नी होती है उनको दी जाती है। तो समटाइम्स द डचेस एज शी प्रेजाइडेड ओवर द ऑफिस। ऑफिस के सारा काम काज, सारी देखभाल, मतलब एक तरह से ऑफिस को वो पूरा का पूरा वही देखती थी। इसलिए उसे डचेस भी कहते थे। क्या होना है क्या नहीं होना ऑफिस में, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, हालांकि बंदे तो 3 ही थे। ये दोनों तो अपने उसमें लगे रहते थे, शराबियों के पीछे लगे रहते थे। तो सारा ऑफिस वही देखते थे, इसलिए उसे डचेस कहा जाता था। Ruth recalled that there was a nickname for everybody. Nobody in that office was called by his given name. अब रूथ याद करते हुए बताती है कि हर किसी को कोई ना कोई नाम दिया गया था। जो उनका अपना नाम था उससे नहीं पुकारा जाता था उन्हें। उस ऑफिस में हर किसी को कुछ ना कुछ नाम दिया गया था। जो उनका अपना नाम था उस नाम से उसे नहीं बुलाया जाता था। अब क्या था उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। ओनली 24, शी had already gone through a bad marriage and had a young son to support. सिर्फ 24 साल की थी वो उस टाइम पे। एक शादी टूट चुकी थी और एक बच्चा था छोटा उसका, जिसका वो पालन पोषण कर रही थी 24 साल की उम्र में। बट शी सेड, ऑल ऑफ यू मेड मी फील एज दो आई वर अ वेरी वर्थवाइल पर्सन इन माई ओन राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, विच इन टर्न मेड मी वांट टू ऑलवेज गिव माई बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पीछे हमने पढ़ा था कि उसे वो बिल और हैंक की पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी, उनका तरीका अच्छा लगा था। तो इसलिए उसने वहां ऑफिस में रुकने की सोची कि मैं यही काम करती हूँ, यही रुकती हूँ।
लेकिन अब वो दूसरे तरीके से बता रही। और ये हम जब कमरे में आते हैं, जैसे मैं कमरे में आया था तो मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी किसी काम का हूँ। धीरे धीरे मुझे ये एहसास आया था, मेंबर्स की शेयरिंग सुन के, वहाँ की बातें, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम समझ में आया, तो वो चीज़ समझ में आने लगी कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी किसी काम आ सकता हूँ, मैं भी किसी काम का हूँ। तो यही चीज़ वो यहाँ पे कह रही है। बट शी सेड, ऑल ऑफ यू मेड मी फील एज दो आई वर अ वेरी वर्थवाइल पर्सन इन माई ओन राइट। आप लोगों ने मुझे ये महसूस कराया कि मैं अपने तरीके से, यानी अपनी तरीके से का मतलब है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ या जिस तरह से मैं हूँ, तो मैं भी किसी काम की हूँ, बेकार नहीं। मेरी भी कुछ क्षमता है, कुछ काम कर पा रही हूँ मैं, तो वर्थ वाइल हूँ मैं, मेरी भी कोई कीमत है। तो इसलिए, क्योंकि आपने मुझे ऐसा महसूस कराया, तो मेरे को भी अंदर से लगता था कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दूं, अपना सर्वश्रेष्ठ दूं। तो ये टू वे स्ट्रीट है। उसको ये फील कराया गया रूथ को कि हाँ, आप बेकार नहीं हो, बहुत आप कीमती हो हमारे लिए। और उल्टा उसके बदले में उसका भी मन किया कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दूं। टू मी दैट इज पार्ट ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ए। वही बात आ गई जो भी कर रहे थे, तो उसका मानना है कि यही चीज है जो ए की सफलता का राज है। यही चीज तो ए की सफलता का राज है, द जनरस गिविंग ऑफ वन सेल्फ टू द नीड्स ऑफ द अदर। खुले तौर पे, खुल के, उदारता से अपने आप को दूसरे की जरूरतों के लिए सौंप देना या झोंक देना, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को दूसरों की जरूरतों के लिए, दूसरों के काम में आने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। Like many non-alcoholics who became associated with the fellowship, Ruth found help for her own problems through its principles. बढ़िया, कितनी मजेदार बात है कि जैसे और नॉन अल्कोहलिक ए के साथ जुड़े, फेलोशिप के साथ जुड़े, वो कह रही है उनकी तरह ही रूथ को भी अपनी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है, अपनी समस्याओं का जो समाधान है, वो ए के प्रिंसिपल से मिला, ए के सिद्धांतों से मिला, अपनी समस्याओं का समाधान। और मुझे लगता है 11वीं ट्रेडिशन जो है वो ऐसे ही नहीं बनी, वो इसी तरीके से बनी है। क्योंकि ये अट्रैक्शन, ये दिखा रही है कि अट्रैक्शन थी, इंडिविजुअल्स में नहीं, प्रिंसिपल्स में अट्रैक्शन थी। तो प्रमोशन नहीं थी वहां, किसी ने उसको कहा नहीं कि हमारे प्रिंसिपल्स अपनाओ या ये करो वो करो, लेकिन उसको अपने आप सॉल्यूशन मिल गया ए के प्रिंसिपल्स में। तो ये अट्रैक्शन वाली बात यहाँ पे समझ में आती है। ट्रूथ हॉक प्रूव टू बी ए गॉड सेंट टू द लिटिल ग्रुप। अब भगवान ने तो बहुत लोग भेजे थे ए के पास, हम कई दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं। तो रूथ भी उनमें से एक थी कि रूथ हॉक प्रूव टू बी ए गॉड सेंट टू द लिटिल ग्रुप। वो जो छोटा सा ग्रुप चल रहा था एल्कोहलिक्स का, वो कह रही कि वो तो भगवान की देन साबित हुई। रूथ हॉक कैसे? शी वॉज अ टायरलेस एंड लॉयल वर्कर। बिना थके, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी वफादारी के साथ काम करती थी। शी वुड रिमेन विद देम फॉर 5 years, 5 साल तक वो साथ में रही। हैंक पी तो खैर बीच में स्लिप हो गए थे, लेकिन ए के साथ कहने का मतलब है 5 साल रही। Bill and Hank might have gotten somewhere in the service station business, Ruth believed, if they had given as much energy, thought, and enthusiasm to it as they did to helping drunks. रूथ का मानना है कि वो जो बिजनेस था उनका, सर्विस स्टेशन का, सर्विस स्टेशन का जो बिजनेस था, उसको भी वो बहुत आगे बढ़ा सकते थे अगर वो उसमें भी उतना ही जोश दिखाते, उतने ही उत्साह दिखाते। जो ऑनर्स डीलर्स का बिजनेस था उनका, उतनी ही एनर्जी देते, उतना ही सोचते, उसके बारे में थॉट देते, और उतना ही जोश दिखाते जितना वो शराबियों के साथ काम करने में दिखा रहे थे। तो वो उनका सर्विस स्टेशन का बिजनेस भी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता था। She soon realized that the honest dealer's business was really only a means to an end.
लेकिन उसे जल्दी, पहले उसका ये थॉट था कि ये इतना टाइम देते हैं शराबियों को, इतनी एनर्जी देते हैं, इतने जोश से उनके साथ काम करते हैं, तो अपने बिजनेस पे क्यों नहीं लगाते उतना दिमाग, उतना जोश, उतनी एनर्जी क्यों नहीं लगाते? वो लगाए तो बिजनेस कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसको ये एहसास हुआ कि ऑनेस्ट डीलर्स बिजनेस वाज रियली ओनली अ मींस टू एन एंड, कि वो तो सिर्फ एक साधन था एक मंजिल को पाने का, एक मंजिल को पाने का एक साधन था सिर्फ। तो वो ऑफिस खोला उन्होंने, वहां पे शराबियों के साथ काम करने लग गए। जगह नहीं थी, जैसे हम पढ़ते आए कि और कोई जगह नहीं थी, तो वो एक जगह से बन गई थी उनकी, और वहां पे वो शराबियों को बुलाते थे, उनके साथ काम करते थे, तो ज्यादा टाइम उसमें जाता था। और दैट एंड बीइंग टू हेल्प अ बंच ऑफ नेमलेस ड्रंक्स। और वो मंजिल क्या थी जिसका ये साधन बना? कि एक बेनाम शराबियों के झुंड को मदद करना। बंच ऑफ नेमलेस ड्रंक्स, हेल्प टू हेल्प अ बंच ऑफ नेमलेस ड्रंक्स, बेनाम शराबियों के एक झुंड को मदद करना, ये थी मंजिल। और उसका साधन बना था ये ऑनर्स डीलर्स का ऑफिस। She found herself becoming more and more interested in each new phase that came along with the alcoholic problem, and caring very much whether they made the grade or not. अब धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ रही है, उसको समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो कह रही कि धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी ज्यादा होने लगी। जो भी नया शराबी वहां पे आता था, जो भी नया चेहरा उसे दिखता था, अपनी शराब की समस्या को लेके आता था, तो उसको उसमें दिलचस्पी होती थी, और वो ये जानने की उत्सुकता रखती थी कि वो सोबर हुआ या नहीं हुआ, मेड द ग्रेड, यानी कि वो सोबर हुआ नहीं हुआ, वो जो करने जो पाने आया था वो उसे मिला या नहीं मिला। ये भी उसमें दिलचस्पी रखती थी, उसमें धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़नी शुरू हो गई। एक पैर और ले लेता हूँ जल्दी से। बिफोर लॉन्ग बिल एंड हैक began to have difficulty paying both Ruth's salary and the rent on the office। अब बिजनेस तो ध्यान ही नहीं है, बिजनेस पे ध्यान नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा। तो थोड़े टाइम के बाद ही, बिफोर लॉन्ग, ज्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़े टाइम के बाद ही बिल और हैंक को रूथ की सैलरी देने में, रूथ की तनख्वाह देने में दिक्कत आने लग गई। उसकी तनख्वाह देने में बड़ी दिक्कत सी आने लग गई। और ऑफिस का भी रेंट, अपना ऑफिस का किराया दे पा रहे हैं ना रूथ की सैलरी दे पा रहे हैं। रूथ वेंट विदाउट पे फॉर अ वाइल। रूथ ने तो चलो बिना सैलरी के काम करती रही कुछ समय तक, लेकिन मकान मालिक, रूथ को तो इंटरेस्ट आ रहा था, शराबी आ रहे थे, वो देख रही थी क्या हो रहा है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था, अट्रैक्शन हो गई थी, वो सारा दिन देखती थी, तो इसलिए उसने तो वहां काम करना जारी रखा। लेकिन मकान मालिक, who had not been caught up in the contagion of their work, कंटेंजियन संक्रमण, तो हम कहते हैं ना कंटेंजियस डिजीज है, तो हमारी भी एक कंटेंजियस वो है ना, जो हमारे रिकवरी है, एक को देख के दूसरा उत्साहित होता है रिकवरी पाने के लिए। लेकिन मकान वाली को ऐसी अट्रैक्शन नहीं थी, ना उसे वो कीड़ा काटा था, अगर हम सादी भाषा में कहें, तो शराबियों को सुधरते हुए देखने का। उसे तो पैसा चाहिए था, तो इसलिए इवेंचुअली फोर्स देम आउट, निकाल दिया बाहर, भाई किराया दो या जाओ। तो उसकी सैलरी नहीं मिली, वो तो काम कर रही थी, लेकिन मकान मालिक को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसने कहा जी आप जाओ यहाँ से, इवेंचुअली फोर्स देम आउट, एंड दे मूव टू अ स्मॉलर ऑफिस आल्सो इन न्यू आर्क दैट वाज मोर विद इन देयर मीन्स। तो जितनी उनके हैसियत थी उसके हिसाब से उन्होंने वहीं न्यू आर्क में एक छोटा सा ऑफिस और ले लिया, पहले से छोटा एक ऑफिस ले लिया। Until 1939, Bill's major headquarters was in New York। 1939 तक, आगे हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ। 1939 तक बिल का जो मेजर हेडक्वार्टर, यानी जो मेन, जो उनका काम करने का ऑफिस था या मुख्यालय था, वो न्यू यॉर्क में था। अब आगे वो बुक पे काम शुरू करने वाला है बिल, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि बिल ने कैसे क्या शुरुआत की और क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है होने वाली। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है वो निकल के यही आ रहा है कि अट्रैक्शन
कैसे होती है हमारे प्रोग्राम के प्रति। और दूसरी चीज जो मैंने वो लाइन पकड़ी है कि सिर्फ शराबियों को नहीं, हमारे प्रिंसिपल से गैर शराबियों को, नॉन अल्कोहलिक्स को भी उतनी ही मदद मिलती है जितनी हमें मिलती है। तो आज यहीं रुकेंगे। और धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 पैराग्राफ आपने दिए। राजेश प्लीज। राजेश सर प्लीज। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक सर प्लीज? नहीं, आवाज आ रही थी। अनम्यूट का आपने मेरे को दिया नहीं है जी ना। और होस्ट नहीं, को होस्ट नहीं बना रखा था मेरे को, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। सॉरी सर, सॉरी। जी जी जी, नो 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 सॉरी सर, नो सॉरी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू प्रेम जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू विमल जी, वंडरफुली आपने 3 पैराग्राफ करे। और ये बहुत मतलब ये सच में ये वो वाली रीडिंग है जहां पर बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम लोगों का प्रिंसिपल, जो हम लोगों के पास सिद्धांत है ना, वो आने वाले हैं। और मैक्सिमम सिद्धांत लाइनों लाइनों में मिलते चले जाएंगे। अब कल मैं एक बात करना भूल गया था। हैंक पी के साथ एक और आदमी मिला है भाई साहब, जिनको फिट्स में है। और ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती थी फिट्स मायो को कम मिलना। ये बीच में ही है, ये भी इम्प्लाई है। जो इन्होंने ऑनर डीलर बनाई है उसके इम्प्लाई में, मतलब हैंक की तो मालिक है उसका, रूथ हॉक जो है सेक्रेटरी है, और बिल और फिट्ज मायो, ये 2 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिट्ज मायो का एक अलग तरीके का अस्तित्व है। बिग बुक में स्टोरी पढ़ते हैं ना, वो वाला बंदा है ये, कि जो कहता था कि मतलब तू कौन होता है बोलने वाला कि भगवान नहीं है, वो वाला आदमी। और इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खासकर मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस बनाने में और बाकी चीजों में। लेकिन ये था बहुत ही शांत वाला व्यक्ति, क्योंकि 2 ध्रुव टकरा रहे हैं। 2 ध्रुव यानी कि हैंक पी और बिल डब्ल्यू, एक जैसी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, और क्या से क्या ना कर दे। और वो लड़की भाई साहब, वो भगवान की, जैसे बोले ना, एक भगवान की देन मिल गई इन लोगों को। अच्छा, और खुश भी होगी भाई। उसे लगा कि पता नहीं कौन से रईस लोग, और बातें तो हमारी, और बिना शराब पिए हुए अगर शराबी बात कर रहे हो तो भाई साहब वो तो बिना रहे कोई आदमी मतलब बिना आकर्षित हुए रह ही नहीं सकता। अब आज उन्होंने रुथोक के बारे में थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से वो पीछे से जर्मन से आए थे, और लेकिन अब जो है वो न्यूयॉर्क के नागरिक थे। और अब वो चर्च भी वही ज्वाइन करते थे जिसमें जर्मन स्पीकिंग चर्च। और ये हमने डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में भी मतलब वो डॉक्टर बॉब का भी यही हिसाब था। वो तो बहुत ही नाम बिगाड़ते थे, मतलब किसी का भी नाम बिगाड़ देना, छोटा सा नाम रख देना। ये जो बिल को खासकर बिल 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 लगे हम बोलने ना, बड़े नाम बदल के, ये सारे का सारा श्रेय जो है वो डॉक्टर बॉब को जाता है, एक्रोन। लेकिन न्यूयॉर्क में भी ऐसा चल रहा है कि किसी का भी सही नाम नहीं लेना और निक नेम कर देने, छोटे छोटे नाम कर। अब भाई ये भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लड़की मिल गई। लेकिन बर्थ वाइल पर्सन इन माई ओन राइट, ये जो ये वाली लाइन है ना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ये आज लाइन हमारे कंसेप्ट में देखने को मिलती है। जितने भी हमारे पास पेड एम्प्लॉई है, चौथे कंसेप्ट में खासकर, फील वांटेड एंड नीडेड, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है सेंटेंस। कि हमारा पेड वर्कर, अगर मैं पेड वर्कर के पास गया, मान लो मैं जीएसओ में जाता हूँ, 4 पेड वर्कर है हमारे जीएसओ इंडिया में, तो मैंने उनको ये एहसास दिलाना कि तुम फील वांटेड एंड नीडेड। हालांकि बिल ने वो यूज करा है कि जब ये लोग अब एक बोर्ड भी बन गया है ना जी पीछे। अब रुथो क्या है, हमारी पेड एम्प्लाई है। पेड एम्प्लाई मतलब जो तनख्वाह पे रखा हुआ एल्कोहलिक एनोनिमस जिनको सैलरी देता है। रुथ हॉक को ट्रस्टी अंदर नहीं आने देते थे। अंदर आने मतलब वो फाइलें लेके बड़े रहो, ऑर्डर लो, जाओ, अपना रिपोर्ट दो, ऑर्डर लो और जाओ।
लेकिन ये जो इनको यहाँ बारम मिल रहा था ना, अब ये छोटे से ऑफिस में जो ये बारम मिल रहा था इन दो आदमियों से या बाकी अल्कोहलिक से, इस चीज का इस बेचारी को वो हो रहा था कि वो इतना प्रेम कर रहे थे, वो लगता था कि तू पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट भी थी भाई। जितने रुथ हॉक ने, जितने बिल ने लेटर नहीं लिखे होंगे अल्कोहलिक को, अच्छा एक नॉन अल्कोहलिक कैसे लेटर लिख सकता है भाई साहब? मैंने यहाँ से लिखा, मैं एक गांव के दूर दराज के क्षेत्र में हूँ, और मान लो मैंने दिल्ली में लेटर लिखा कि भाई साहब मुझे बड़ी शराब की समस्या है, मैं पी पी के मर जाऊंगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ से किसी ने मुझे लेटर, फोन नहीं है उन दिनों, तो लेटर लिख के मेरे को किसी ने यहाँ से भेजना है। तो भाई साहब किस तरीके की वो सिंपैथी, वो मतलब अंदर के भाव जो प्रकट करती थी लेटरों में, और उनकी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उनको सोल्यूशन तक ले जाना, और फिर वो भी करना मतलब बाद में फॉलो अप भी करना कि क्या हुआ क्या नहीं, और ये सारे काम जो है वो लेटर के माध्यम से हो रहे हैं। वो चीजें आज जो है वो देखने को मिली, और सफलता का राज भी बता दिया। और आज तो मेरे को मतलब जैसे जैसे विमल जी पढ़ रहे थे ना, मैं सोच रहा था यार कैसे आदमी अपने आप को निशावर कर देता है हम लोगों पे। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक में समझ ही नहीं है इस चीज की। भगवान की भेजी हुई बंदी तो हो गया, और वो इनको देखकर कि इतनी यार इतने उदार और इतने प्यारे तरीके से ये मेरे को हैंडल कर रहे हैं, और उसने भी निस्वार्थ भाव से अपने आप को झोंक दिया, और बिल्कुल मतलब बिना उससे बिना थके बिना वो करे, रातों रात बैठ के, क्योंकि 40 के बाद तो बाढ़ आने वाली है। 40 के बाद तो हमारे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी हमारे ऑफिसों में। लेटरों के लिए, आदमियों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, लेटरों के लिए इतनी बाढ़ सी आने वाली है, क्योंकि 2 3 4 इंसिडेंट आगे हम पढ़ेंगे जो होने वाले हैं। अब यहां से हम लोगों को एक चीज और समझनी है कि अब देखो, लोग कहते हैं ना जी कि सक्सेस, ये क्यों भूखे मरते रहे दोनों। आज रुत के बर्ड देख लो जी, अगर बिल डब्ल्यू अपने काम धंधे में ध्यान दे देते तो भाई साहब इससे आधा भी ध्यान देते तो कब के सक्सेस हो गए होते। अब तो शराब नहीं है ना जी जीवन में, और उन डॉक्टर बॉब अपनी प्रैक्टिस पे चले जाते। डॉक्टर बॉब ने जो फ्रैंक अमोस ने लिख के दिया था ना कि भाई ये काम ही नहीं कर रहा, ये अपने पेशेंट को अटेंड ही नहीं कर पाता है, ये जा ही नहीं पाता है अपने क्लिनिक में, ये देख ही नहीं पाता है उनको, ये तो 24 घंटे शराबी 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 शराबी, इनके घरों में भी शराबी, इनके ऑफिस में भी शराबी, इनके रास्ते में भी शराबी, ये तो शराबियों के लिए समर्पित हो गए। इनके पास तो खाने को दाने भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, इनको थोड़े बहुत पैसे तो दो डीड ऑफ फेलर से रिक्वेस्ट करी है फ्रैंक अमोस ने लेटरों में। तो उस चीज को आज ये सही चरितार्थ कर दिया कि अगर ये अपने काम धंधे में ध्यान देते तो भाई साहब कब के ज्यादा वो पॉलिश बनाते भी थे, बेचते भी थे, बाद में बेचने लगे ये। और थोड़ी सी 1 2 आइटमें और थी ऑटो लाइन की, जब ये छोटा सा इन्होंने बनाया था, वो छोटा सी वो जो बनाई थी इन्होंने, कंपनी बनाई थी। और एक चीज और, ये ये जो भगवान ने निमित्त बनाया ऑनर डीलर को, ऑनर डीलर कोई और काम के लिए है जी। ये जो ऑफिस बना था शुरू में, और बाद में हायर करा था जब वो है अभी साहब वो हो गया था उसके बाद, तो उसके बाद ये सारे का सारा जो सिस्टम है ना, वो कर ही नहीं पाए, उसमें काम ही नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया भी, लेकिन वो सारे का सारा एनर्जी, थॉट और उत्साह, मतलब उनके विचार, उनके अंदर का जो एनर्जी सिस्टम था, उनका जो काम करने का वो था, और पूरे का पूरा जो है वो शराबियों पे उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। लेकिन ये मंजिल पाने का एक भगवान ने इन लोगों को एक रास्ता दिया था, और क्या था कि न्यू कमर के साथ काम करना, उनकी प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन, उनको मेथड तक ले जाना। पैसा नहीं मिला रुतों को, आगे भी नहीं मिलने वाला है, आगे भी नहीं मिलने वाला है। आगे अब शेर बन जाएंगे, अभी हम जो भी आगे पेज पढ़ेंगे, अब वो ये शेर बना देंगे, और कागज मिलने हैं। वो जो बिग बुक में लाइन BW यूज करता है ना कि वो शराबियों वहां पर वो पेपरों में पैसा होता है, जो शेरों वाला पैसे की बात करी है BW ने ना। क्या सेंटेंस यूज करा है, पेपर इन मिलियन, पेपर इन मिलियन, वो लोग कागजों में, तो कागजों में होना है साहब भाई साहब। वो एक मतलब एक शेयर उठा के वो बर्क पब्लिशिंग कंपनी का पकड़ा देंगे, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं बेचारे को, पैसा ना पैसा मेंबर दे पा रहे हैं, ना पैसा बाहर से हेल्प मिल रही है। इस प्रकार बिना सैलरी के जो है
लेकिन बाहर के लोग नहीं देख पाए, जो रुथ ने देख लिया यार, बिना सैलरी के इस लड़की ने बहुत काम करा है अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए। ये और इसके बाद आने वाली लड़की की 1942 में मैरिज के सिलसिले में ये हमारे ऑफिस से निकल गई थी। हालांकि वो साल ज्यादा बन जाते हैं, 5 साल, 4.5 पौने 5 साल बन जाते हैं जो इसने हमारे ऑफिस में काम करा है। तो वंडरफुल यार, एक इस प्रकार की एक हमें पेड वर्कर मिलना, और इतना आज भी पेड वर्कर हमारे ऐसे ही, इतना ट्रेडिशन कंसेप्ट और स्टेप स्टेप मैंने नाम बाद में लिया, मुझे नॉलेज नहीं है जितना हमारे पेड वर्करों को। 15 साल 24 आवर जो बंदे डील कर रहे होते हैं ना अल्कोहलिक के साथ, उनके पास ज्यादा अनुभव है। उनके पास अगर हम चाहें तो उन लोगों को, और दो चीजें यूज करनी है यहाँ पर मैंने, कि उनको बाजार की कीमत के हिसाब से उनको सैलरी देनी है, और नंबर 2 पे उन लोगों को फील वांटेड एंड नीडेड, कि उनको लगे यार हम काम के हैं और हमारा कोई वजूद है। फिर देखो आप कितना काम अल्कोहल के नाम का इन लोगों से करवा पाते हो। धन्यवाद।